मकसद है वो ये है कि आज़ादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। तो ये बात हम बार बार कहते हैं कि जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। ये भी कहने के पीछे का मकसद है कि पिछड़े वर्ग के लोग कम से कम ये समझें कि आज़ादी के 75 साल में जो जानवरों को महत्व मिला, जो हिजड़ों को महत्व मिला, वो भी महत्व हमको आज़ादी के 75 साल में नहीं मिला। कम से कम ये समझें और इसकी वजह से कम अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो जाएं। इसलिए हम ये बात बार बार कहते हैं। और जब हमारी गिनती ही नहीं हुई तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए आज़ादी के 75 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भी नहीं मिली। शेड्यूल कास्ट के लोगों को संविधान लागू होते ही जितनी उनकी संख्या थी उतना % रिजर्वेशन मिल गया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जितनी उनकी आबादी थी उतना रिजर्वेशन मिल गया। मगर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी देश में 52% है, मतलब 50% से भी 2% ज़्यादा है। और 50% से 2% ज़्यादा जिनकी आबादी है वो आज़ादी के 75 साल में अपने हक अधिकार को नहीं ले पाए। तो इसलिए हम अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछते हैं कभी कभी कि दुनिया में कितने अजूबे हैं। तो हमारे पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोग बताते हैं दुनिया में पटेल जी 7 अजूबे हैं। तो हमने कहा 7 हैं तो अपनी तरफ नहीं देखा क्या? तो बोलते अपनी तरफ देखने क्या मतलब है? तो हमने कहा मतलब ये है कि जिस देश में लोकतंत्र है और हमारी आबादी आधे से भी 2% ज़्यादा है, उस देश में आज़ादी के 75 साल में हम अपनी गिनती तक नहीं करवा पाए, जहां हमारे ही वोट से सरकार बनती है। कोई भी सरकार हमारे वोट के, हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज़ादी के 75 साल में हम लोग अपनी गिनती नहीं करवा पाए। और ये क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि हम लोग इस देश का जो वास्तविक इतिहास है, इस देश में जो हमारे महापुरुषों ने वास्तविक लड़ाई लड़ी, किसकी गाड़ी खड़ी है एक हटा दीजिए। इस देश में जो हमारे महापुरुषों ने वास्तविक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं समझते। और इसकी वजह से दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये आज़ादी के 75 साल में हम लोग समझ नहीं पाए। लड़ाई तो पिछड़े वर्ग के लोग बहुत लड़े, लड़ाई नहीं लड़े ऐसा नहीं है। जब अंग्रेज देश से गए तो अगर अंग्रेजों को भगाने में हमारे लोग नहीं शामिल हुए होते तो अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं जाते। और आज जो लोग दिल्ली में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को देश से खदेड़ देते, बल्कि उनके कुछ पुरखे तो अंग्रेजों की दलाली खा रहे थे, उसके रिकॉर्डेड सबूत है। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों को भी देश से हमने भगाया। मुगल विदेशी से, मुगलों से जब लोहा लेना हुआ तो अभी हमारे पुरखों ने मुगलों से लोहा लिया। तो लड़ाई तो हम कभी ऐसा नहीं कभी नहीं लड़े, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई के बावजूद भी अगर हमारी वजह से अंग्रेज गए तो आज़ादी के 75 साल में हमें क्या मिला? और उन लड़ाई लड़ने वालों में एक बड़ा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के नेता थे और पूरे देश भर में कांग्रेस और गांधी जी के साथ में किसानों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आज सरदार पटेल एक बिरादरी के लोग प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन सरदार पटेल किसानों के नेता थे और देश भर में जितने लोग किसानी करते थे उन सभी किसानों को उन्होंने जोड़ने का काम किया कांग्रेस के साथ में। और जब उन्होंने जोड़ने का काम किया, इसकी वजह से जो कांग्रेस का आंदोलन था, जो गांधी जी का आंदोलन था, वो जन आंदोलन बना और अंग्रेजों को देश से भगाने में कामयाबी मिली। इस बात को गांधी जी भी स्वीकार करते हैं कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। तो ये बात गांधी जी को हमेशा याद थी, बस एक समय भूल गए। जब सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाना हुआ
तब गांधी जी इस बात को भूल गए कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। बाकी हमेशा गांधी जी को यह बात याद थी कि मुझे सरदार पटेल की वजह से ही सफलता मिली है। आखिर सवाल खड़ा होता है, क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? क्या किसी योग्यता के मामले में सरदार पटेल कम थे? अगर नेहरू बैरिस्टर थे तो सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे। अगर अनुभव का मामला लिया जाए तो उम्र में सरदार पटेल नेहरू से बड़े थे। अगर आज़ादी के आंदोलन में त्याग का मामला लिया जाए, लोगों को जोड़ने का मामला लिया जाए तो सरदार पटेल उसमें भी आगे थे। अगर प्रशासनिक क्षमता का मामला देखा जाए तो सरदार पटेल पहले गृह मंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। तो देश भर की रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और कश्मीर की रियासत जो नेहरू ने अपने जिम्मे लिया उसका विवाद आज तक हल नहीं हुआ। तो प्रशासनिक क्षमता के मामले में भी सरदार पटेल किसी भी दशा में नेहरू से कम नहीं थे, बल्कि ज्यादा थे। फिर क्या कमी रह गई कि सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? वो जो कमी थी वो कमी एक ही थी कि नेहरू ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे और सरदार पटेल ब्राह्मण के घर नहीं पैदा हुए थे, किसान के घर पैदा हुए थे। इसलिए ये समस्या आई और इसलिए जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आप कहेंगे ब्राह्मण होने से क्या मतलब था, क्यों बनाया गया? तो ब्राह्मणों ने ही देश में अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन शुरू किया और ब्राह्मणों ने इसलिए देश से अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन शुरू किया क्योंकि ब्राह्मणों ने देखा कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हमने इन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाया था और हमने इनको गुलाम बनाया था। लेकिन अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। ये पढ़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं हमसे अपने अधिकार के लिए, जैसे ज्योतिबा फूले पढ़े। अब ज्योतिबा फूले जब पढ़े तो ज्योतिबा फूले ने देखा अरे हमारे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो ज्योतिबा फूले ने जब 1848 में हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू किया तो ज्योतिबा फूले ने कहा बिना विद्या के मति नहीं, बिना मति के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। मतलब जो शूद्रों का इतना सारा सत्यानाश हुआ है उसके जड़ में शिक्षा नहीं है इनके पास में, ये कारण है। अब शिक्षा क्यों नहीं थी शूद्रों को? तो ब्राह्मणों ने स्त्री शूद्रो विद्या न देताम, स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं मिलनी चाहिए, ये लिख के रखा था और पाबंदी लगाने का काम ब्राह्मणों ने अंग्रेजों और मुगलों के पहले विदेश से आकर के किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को एक खबर छपी कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारत में जो SC ST OBC के लोग रहते हैं उनके डीएनए के साथ मैच नहीं करता है। और ये यूरेशिया में जो काला सागर है, काला सागर के पास में अस्कमोझी नाम का प्रांत है, वहाँ जो मोरवा लोग रहते हैं उनके साथ में इनका मैच करता है। इसका मतलब ये मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं, ये भी विदेश से आए। लेकिन हमारे लोगों को कितना पता है, अंग्रेज विदेश से आए, मुगल विदेश से आए। तो हमारे लोग मुगलों से लड़े, मुगलों का राजपाट खत्म कर दिया और अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को देश से भगा दिया। लेकिन ये बात हमारे लोगों को अभी तक पता नहीं चली कि ब्राह्मण भी विदेश से आए और सबसे पहले इन्होंने गुलाम बनाया था, इसलिए तब भी झांसे में पड़े थे और आज भी झांसे में पड़े। तो ज्योतिबा फूले इस बात को समझते थे, साहू महाराज इस बात को समझते थे, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर इस बात को समझते थे। इसीलिए जब ज्योतिबा फूले को रनाडे गए मिलने के लिए और कहा कि आज़ादी की लड़ाई में आ जाओ, तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि हम लोग तो बकरी भी अगर चराते हैं तो जमीन पर चलकर चराते हैं, बकरी जमीन पर चलकर हाँकते हैं। लेकिन तुम ब्राह्मण लोग अगर बकरियां भी हाँकोगे तो पहले ऊंट पर बैठ जाओगे, फिर बकरी हाँकने का काम करोगे। तुम बकरी अगर ऊंट पे बैठ करके हाँकने का काम करते हो तो कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा। और जब तुम्हारा राज आएगा तो हम जैसे कुनबी किसानों के साथ में तुम बराबरी का व्यवहार करोगे, इसमें मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं। ज्योतिबा फूले नहीं दिए साथ। साहू महाराज राजा थे, तिलक गए साहू महाराज के पास और कहा आ जाओ आज़ादी की लड़ाई में।
साहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ गलत व्यवहार करते हो तो कल तो तुम्हारा राजा आएगा, तो हमारी प्रजा का क्या होगा, हम भी नहीं आएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल पूछा, जो लोग यूरोप और अमेरिका के लोग गांधी जी के आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, उनको कहा पूछो इन लोगों से ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी और कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया बाबा साहब के सवाल का। और पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिख करके रखा कि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है इससे देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। पेरियार ने लिखा इस बात को। आज तो वो बात साबित हो गई जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होने की वजह से प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो ये बात सही साबित हो गई। केवल इतने से ही नहीं साबित हो गई, संविधान सभा में एक भी ओबीसी को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। इस बात से भी ये बात साबित हो गई कि ओबीसी के लोग लड़ाई जरूर लड़े, लेकिन ये ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। जो ज्योतिबा फूले कहते थे, जो साहू महाराज कहते थे, जो बाबा साहब कहते थे, वो बात सही साबित हो गई। और जब तक मुसलमान भारत में थे, विभाजन नहीं हुआ था, तो नेहरू ने कहा 46 में कि हम पिछड़ों को सेफगार्ड देंगे, पिछड़ों को आरक्षण देंगे, क्योंकि मुसलमानों से लड़ाने के लिए ओबीसी की जरूरत थी। तब कहा देंगे, जैसे वो मुसलमान चले गए पाकिस्तान बन गया, कहा अब नहीं देंगे। तो संविधान सभा में ओबीसी के लोग थे नहीं, ओबीसी के लोग नेहरू के ऊपर विश्वास करते थे, नेहरू ने हाथ खड़ा कर दिया नहीं देंगे, तो लड़ाई कैसे होती ओबीसी की। तो ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में जैसा होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं पाई, क्योंकि ओबीसी के लोग संविधान सभा में ना के बराबर थे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और जो दो कुछ लोग जीत के गए थे वो लोगों की संख्या बहुत कम थी, तो वो लड़ाई लड़ नहीं सकते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश किया, प्रयास किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के लोग कहते थे आप तो शेड्यूल कास्ट के नेता हो, ओबीसी तो हमारे साथ है, हम ओबीसी का देख लेंगे, आप अपना देखो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी दिक्कत का मामला, इससे तो ओबीसी को कुछ नहीं मिलेगा लग रहा। तो उन्होंने कुछ ओबीसी के लोग जो संविधान सभा में गए थे जीतकर कांग्रेस के विरोध में, उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया और कहा अरे बोलो तो भाई अपने लिए, मांगो, आप लोग भी मांगो, सबको मिल रहा तो आप लोग भी मांगो। उन लोगों ने कहा क्या मांगे, ये कांग्रेस के लोग इतने बदमाश बैठे हैं, ये कुछ देने वाले। तो बाबा साहब ने कहा अरे मांगो, हम हैं, आप मांगो। तो ये जो लड़ाई हुई, इसकी वजह से बड़ी मुश्किल से आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आने में कामयाबी मिल गई डॉक्टर अंबेडकर को। और जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 आ गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू को कहा अब आयोग बनाओ ओबीसी के लिए। तो नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज बहुत सारे पिछड़ों के नेता हैं, हम तो इस्तीफा देने के लिए किसी को नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं केवल बोलो उधर पार्लियामेंट में, इस्तीफा मत दो, केवल बोलो उधर। वो बोलते ही नहीं, बोलने के लिए ही पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर वहां जाके चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं। जब पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी ने अनशन करके बाबा साहब अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि पूना पैक्ट की वजह से जो शेड्यूल कास्ट की सीट से विधायक और सांसद जीत के जाएंगे वो शासक जातियों के दलाल होंगे, चमचे होंगे, भड़ुए होंगे, और लिखा कुत्ते भी होंगे। और फिर लिखा कि ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये काटने वाले कुत्ते भी नहीं होंगे, ये मालिक के तलवे चाटने वाले और दुम हिलाने वाले कुत्ते होंगे। ये तो लिखा शेड्यूल कास्ट के सांसदों के लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, मैं नहीं बोल रहा। तो पूना पैक्ट तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू हुआ, लेकिन फिर ओबीसी के और माइनॉरिटी के सांसद क्यों चुप हैं? इनके ऊपर तो पूना पैक्ट लागू नहीं है, ये क्यों चुप है, ये क्यों नहीं बोलते? ये इसलिए नहीं बोलते कि इनके ऊपर पार्टी अनुशासन के नाम पर इनडायरेक्टली पूना पैक्ट लागू कर दिया गया है कि अगर पार्टी के अध्यक्ष की जो लाइन है उससे हट के आप बोलोगे तो बीप का कानून आ गया है संसद में, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब जो पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट पर लागू किया गया वो इनडायरेक्टली ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर भी लागू कर दिया गया, आदिवासियों के ऊपर भी लागू कर दिया गया।
तो अब पिछड़े वर्ग के लोग बोलते ही नहीं। जिन पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई, उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो बोलते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? मीटिंग में है, अब वो खुद ही सीबीआई से डरे हुए हैं कि कब जेल चले जाए, तो वो भी बोलना बंद कर दिए। कुछ कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो गए, कुछ बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। तो जैसे पार्टी धर्म है, वैसे गठबंधन धर्म है, उसकी मर्यादा है। तो कभी कभी सोते जगते किसी नेता के सपने में आ जाता है, तो कभी कभी बोल देता है। तो हमारे समाज के लोग 5 साल उसको प्रचार करते हैं कि हमारा नेता तो बोला, हमारा नेता तो बोला। अरे जो अधिकार खत्म कर रहा है उसी का मजबूत भी कर रहा है, और फिर एक बार बोल दिया तो हम प्रचार 5 साल करते हैं कि हमारा नेता तो बोल रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जो भी लोग हैं, तो इनडायरेक्टली ओबीसी के ऊपर भी पूना पैक्ट लागू हो गया, और इसकी वजह से आज ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई, पार्लियामेंट में कम लोग नहीं है ओबीसी के, विधानसभा में कम लोग नहीं है ओबीसी के, क्योंकि चेतना बड़ी है। बिरादरी देख के ही ना वोट दे रहे हैं, बैकवर्ड देख करके ही वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे। लोग जीत के भी जा रहे हैं, लेकिन जो जीत के जा रहे हैं वो बोल कहाँ रहे, वो लड़ कहाँ रहे। अगर लड़ते तो लेटरल एंट्री में सारे के सारे आईएएस सबड़ हो जाते। अगर बोलते तो कैसे हो जाते? कहते चलो लेटरल एंट्री करना है, करो, ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन उसमें रखो, करो। भाई किसी के घर का होता, मगर होता ना हमारे समाज का। लेकिन कौन बोल रहा है? तो ये पूना पैक्ट इनडायरेक्टली लागू हो गया। तो नेहरू ने तो हमारे लिए आयोग नहीं बनाया, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो दबाव में आयोग बनाया और जाति आधारित गिनती भी रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसलिए रोक दिया कि नेहरू को पता था कि ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। 3.5% लोग देश के लोकतंत्र पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगे तो ब्राह्मण गांव में प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता है, प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकता। लेकिन जब वो हिंदू के नाम पर वोट मांगता है तो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनने का काम करता है। तो इसलिए नेहरू ने जाति आधारित गिनती रोक करके हिंदू के नाम पर गिनती करवाना शुरू किया। तब से लेकर के आज तक गिनती हो रही है। केवल बीजेपी वाले ही इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, पहले कांग्रेस वाले इसका फायदा उठाए, आज बीजेपी वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। और आज हम लोगों को बताया जा रहा है मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। मैंने कहा कहां खतरा है? आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बना, एक भी आदिवासी नहीं बना, एक भी ओबीसी 5 साल के लिए नहीं बना। देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बने थे, वो किसी के रखे हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने जाति आधारित गिनती का फैसला लिया, तो उनकी सरकार जिनके समर्थन से थी उन लोगों ने वापस ले लिया, गिर गई। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, उनकी भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब इसके अलावा कोई ओबीसी का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। जिसकी आबादी 52% है, उसका कोई आदमी 5 साल के लिए 75 साल में प्रधानमंत्री नहीं बना। अब आप कहेंगे नहीं मोदी जी तो 8 साल से है। तो मोदी जी के बारे में अपना एक अनुभव बताता हूं। एक बार हम लोगों ने अपने जिले में ग्राम प्रधान जो थे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के, उनकी लिस्ट निकाला कि उनसे मिलना है। तो एक शेड्यूल कास्ट के प्रधान के पास भी हम लोग मिलने के लिए गए। जब गांव में घुसे तो एक आदमी बकरी चरा रहा था, उसको हम लोगों ने पूछा कि प्रधान जी का घर कौन सा है? तो उसने उंगली से दिखाया कि प्रधान जी का घर वो है। जब हम लोग वहां गए घर के अंदर तो पता चला ये तो बाबू साहब का घर है, ये तो शेड्यूल कास्ट का घर है नहीं। तो हमने उन लोगों को पूछा, अरे आप प्रधान है क्या? ये तो लिस्ट में शेड्यूल कास्ट को आरक्षित प्रधान दिखा रहा है। तो बोले प्रधान हम ही बनते थे, इस बार सीट रिजर्व हो गई थी इसलिए हमने दूसरे को बनवाया है। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी आ गया, उन्होंने कहा बस इन्हीं को बनाया है। तो वो प्रधान अपना घर बताने के बजाय उसका घर बताया। तो उनको लगा होगा कोई काम होगा इन लोगों का, तो उन्होंने कहा बैठिए पानी वानी पीजिए, जो काम होगा आपका हो जाएगा, चिंता मत करिए। हमने कहा काम तो कोई नहीं है, बस ये जानकारी चाहते हैं प्रधान जी मोहर आपके घर रखते हैं या अपने घर रखते हैं? बोले नहीं सब यही होता है, काम सब यही होता है, बस केवल अब रिजर्व सीट आ गई तो बनाना पड़ा।
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे प्रधान की मोहर बाबू साहब के घर पर थी, वैसे प्रधानमंत्री की मोहर, मोदी जी की मोहर मोहन भागवत के घर पर रहती है। अब आप कहेंगे ये तो बेमतलब का आरोप आप लगा रहे हैं, तो उसका सबूत है हमारे पास। सबूत क्या है उसका सबूत बता देता हूं, बात खत्म कर देता हूं चूंकि आगे जाना है। सबूत उसका बता देता हूं कि कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। मारेगा? बोलेगा मूर्ख हो, इतना मूर्ख थोड़ा है वो अपना पैर अपने हाथ से काटो। तो मोदी जी तो मूर्ख है नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कैसे कहा जा सकता है? कहा नहीं जा सकता है। तो मोदी जी मूर्ख है नहीं, लेकिन पहली कुल्हाड़ी चली ओबीसी के पैर पर जब 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए और क्रीमी लेयर के नाम पर उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया, तो पहली कुल्हाड़ी चल गई पैर पे। दूसरी कुल्हाड़ी तब चली जब ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। तीसरी कुल्हाड़ी चली कि बजट में ओबीसी को हिस्सा नहीं दिया गया। चौथी कुल्हाड़ी चली कि सुप्रीम कोर्ट में लिख करके सरकार ने हलफनामा दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। पांचवी कुल्हाड़ी चली कि नीट में आरक्षण नहीं दिया, और अभी लेटरल एंट्री की कुल्हाड़ी चल रही है। अभी सारा निजीकरण हो रहा है, तो जब सरकारी रहेगा ही नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ से रहेगी, आरक्षण कहाँ से रहेगा? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये सारी कुल्हाड़ी चल रही है। अगर मोदी जी की मोहर मोदी जी के पास होती तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कठपुतली नचाने वाला पीछे से अलग है और कठपुतली नाचते हुए दिख रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और इसलिए तमाम हमारे बिरादरी के नेताओं का, जाति के नेताओं का चेहरा दिखाया जा रहा है। चेहरा दिखाकर वोट लूटा जा रहा है, और वोट लूटकर हमारा ही सत्यानाश भी किया जा रहा है। अब बताइए, प्राइमरी एजुकेशन चौपट हो गई। बढ़ने का आधार क्या है? बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के बढ़ने का आधार क्या है? एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, यही तो है। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन चौपट हो गई। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, किसान मजदूर के पहुंच के बाहर हो गई। और खेती किसानी का हाल ये है, मैंने पूछा आलू कितना पैदा हुआ अपने जिले में? लोगों ने कहा आलू बहुत बढ़िया पैदा। हमने कहा चलो अच्छी बात। बोले अच्छी बात क्या है? अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमने कहा पूछ नहीं रहा क्या मतलब है? बोले कोई खरीदने वाला ही नहीं है, इतना पैदा हो गई। तो किसान के घर में ज्यादा पैदा हो जाए तो घाटा, और कम पैदा हो जाए तब तो घाटा ही घाटा है। आज तक एमएसपी की गारंटी का कानून लागू नहीं हुआ। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको जिसने बनाया कितने में बिकेगी उसने निर्धारित किया। हम गाड़ी से आए, जिस गाड़ी से आए उसको जिसने बनाया उसने निर्धारित किया। कैमरा चल रहा है, जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया। इसका मतलब जो चीज जो बना रहा है उसकी कीमत भी वही निर्धारित कर रहा है। लेकिन किसान इस देश में फसल पैदा कर रहा है, और जब वो पैदा कर देता है तो उसको कोई पूछता नहीं है। अगर ये सारी स्थिति है, और अभी 3 काले कानून जो आए थे किसानों की जमीन को अडानी और अंबानी को देने के लिए आए थे, क्योंकि मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे। सोचा कि अमेरिका को बैनामा होते होते बच गया है, चलो मोदी जी आ गए तो बचा लिए, तो खुश हो गए। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो मन ही मन कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। जब तक एक एक चीज अडानी और अंबानी को नहीं सुपुर्द कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो जो 3 कानून आए थे वो भी इसी की एक प्रक्रिया थी कि किसानों की जमीन पर भी अडानी अंबानी का कब्जा कराया जाए। तो किसानों ने 700-750 किसानों ने शहादत दिया, तो वो कानून रुक गया। लेकिन जैसे 22 में जिताया तो बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं अब चाहे जिसका घर गिराएं, जनता ने तो हमको बहुमत दिया है, ऑर्डर दिया है कि घर गिराओ चाहे जिसका, इसलिए तो जिताया है हमको। और अगर 24 जिताया तो क्या कहेंगे? अरे जनता ने ऑर्डर दिया है तुम्हारी जमीन पर अडानी और अंबानी का कब्जा करा ले। ये जो विकास पटेल बोल रहे हैं ये जनता की बात नहीं बोल रहे, अपनी बात बोल रहे हैं। जनता ने तो हमको दिया है समर्थन कब्जा करवाने के लिए। तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है, अपने लोगों को समझाने की जरूरत है, और इस लड़ाई को मजबूत करने की, समझाने के लिए यात्रा चला रहे हैं, और इसके साथ साथ ही आंदोलन भी चला रहे हैं। 22 तारीख को देश भर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, और अभी 18 अप्रैल को रैली प्रदर्शन होगा जाति आधारित गिनती के लिए, और ईवीएम घोटाले के विरोध में,
पुरानी पेंशन को लिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अभी 22 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन होगा और 25 मई को पूरा भारत बंद किया जाएगा। तो ये लड़ाई अब लड़ना होगा। जब लोकतंत्र फेल होता है तो पूरी दुनिया में जन आंदोलनों ने दुनिया को बदलने का काम किया है, बड़े से बड़े तानाशाहों को उतारा है नीचे। तो अगर ये लोग ईवीएम के माध्यम से राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमें इसके आगे की तैयारी भी जन आंदोलन रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस बात को लेकर के निकला हुआ है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और मेसराम साहब इस बात को लेकर के पूरे देश भर में चल रहे हैं। तो इस लड़ाई को अब सभी लोगों को मिलजुल करके मजबूत करनी होगी। मुसलमान से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुसलमान न विधायिका में है, न कार्यपालिका में है, न न्यायपालिका में है, न मीडिया में, और ना हम हैं ना मुसलमान है। तो हमारी मुसलमान की लड़ाई किस बात की है? जब हम नहीं कहीं, मुसलमान नहीं कहीं, तो हमारी मुसलमान की लड़ाई नहीं है। लेकिन जो हमारे हक पर कब्जा किए हैं वो हमसे मुसलमान से ही उलझाना चाहते हैं, ताकि हम उनसे ना लड़ें जिन्होंने हमारे हक पर कब्जा किया है। इसलिए देश में अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हो, क्योंकि जिन विनय कटियार ने बाबरी मस्जिद गिराया, जिन कल्याण सिंह ने गिराया, उमा भारती ने गिराया, परवीर तोगड़िया ने गिराया, मंदिर के शिलान्यास की हवा भी विनय कटियार को लगने नहीं दिया। बाकी तो छोड़ो, ट्रस्ट में रखने का हवा भी नहीं लगने दिया। तो इसलिए ये बात अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू हैं, चंदा देने के लिए हिंदू हैं, वोट देने के लिए हिंदू हैं, बाकी हिंदू नहीं है जब अधिकार की बात करेंगे। इसलिए अपने हक अधिकार की बात हम लोगों को करना होगा और जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर करना होगा, क्योंकि जाति जाति में बटे रहेंगे। तो जाति ब्राह्मणों ने बनाई और जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ओबीसी के नाम पर है, अधिकार एससी के नाम पर है, अधिकार एसटी के नाम पर। अगर हम ओबीसी के नाम पर इकट्ठा होंगे तो 52% होंगे, जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे तो कितने होंगे? जाति के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ओबीसी के नाम पर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, एससी एसटी के नाम पर लड़ाई लड़ेंगे, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर इकट्ठा होंगे तो ये 85 से 90% होंगे। और एक ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबकी गिनती करो। तुम कहते हो यादव खा लिया, चलो खा लिया, तो तुम्हारी औकात है, तुम न गिनती करो और बताओ आंकड़े में कितना यादव खा लिया। तो तुमको पता है यादव नहीं खाया, हम ही खाए। अगर गिनती करेंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए तुम गिनती नहीं कर रहे हो। हम कह रहे हो कोई आगे चला गया, ठीक है, जब तुम गिनती करोगे तो कौन पीछे रह गया ये भी पता चलेगा। तो जो पीछे रह गया उसके लिए स्पेशल प्लान बनाकर, स्पेशल व्यवस्था बनाकर उसको भी आगे कर दो, देश की मुख्य धारा से जोड़ दो, सबका विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। फिर से भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया बन। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर। आप मोटरसाइकिल साइकिल नहीं खरीदते हो, कार नहीं खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, कहते खराब कर देगा यार, अभी नहीं खरीदा है। तो जब मोटरसाइकिल साइकिल कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो देश दूसरों को चलाने के लिए क्यों दे दिया? इसीलिए तो देश का सत्यानाश हो रहा है। जब हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज किसी का बेटा बेटी अगर कोलंबिया में पढ़े तो गर्व के साथ आदमी कहेगा, और उस समय लोगों को गर्व होता था कि उनका बेटा बेटी भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नालंदा जाओ, बिहार में घूमो, पता करो किसकी आबादी है उसके चारों तरफ नालंदा के। पूरे नालंदा जिले में कौन लोग हैं? हमारे लोग हैं। तो ये हमारे पुरखों की विरासत है, लेकिन जो हमारे पुरखों की विरासत है उसको हम जानते ही नहीं हैं। तो इस लड़ाई को साथियों हम लोगों को मजबूत करना होगा। इतना इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुल्ला। मुझे नंबर सेंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम का समापन, धन्यवाद समापन कार्यक्रम हमारे बड़े भैया माननीय शिवराज चौहान जी आए और वो धन्यवाद ज्ञापित करें। साथियों, आज इस सोनभद्र जनपद के मधुपुर नगर में पिछड़ा मोर्चा, किसान पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विकास पटेल जी का स्वागत करते हुए आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत एवं सम्मान करते हुए बधाई देना चाहता हूं
कि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। अगर आप जैसे नौजवान देश में आएंगे तो निश्चित क्रांति आएगी, और जब क्रांति आएगी तभी शांति मिलेगी। ऐसे शांति मिलने वाली है नहीं। क्योंकि एक दिन का हर्जा ये हम लोगों को मंजूर है, लेकिन ये 100 दिन की गुलामी मंजूर नहीं है। तो आए हुए सभी जनपद के, गैर जनपद के, प्रदेश के, गैर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, चूँकि समय बहुत कम है, हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेट हो गया। क्योंकि तमाम लोग सुने थे, आपके नाम को मोहताज थे कि आपके मुखार बिंदु से एक एक शब्द अमृत बाणी निकलती है, लेकिन लेट हो गया। जहाँ हमको मेहनत करके इकट्ठा करना पड़ता था, हजारों हजारों यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं। निश्चित है कि वो सुनते तो जा करके कहते कि अभी हमको होपलेस नहीं होना है, हमारा ही भाई हमारे हक के अधिकार के लिए लड़ रहा है, उससे कदम से कदम मिलाकर हमको चलना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं बहुत देर न करते हुए हम बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर लोकपति पटेल जी को। मैं सराहना करता हूँ कि आप ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज यही आपका कार्य है जो इस क्षेत्र में लोकप्रिय हो चुके हैं। चूँकि मात्र पैसा ही कमाना था तो आप तो 2-4 लाख रुपये रोज कमाते हैं, लेकिन आपको ललक है कि पिछड़ा समाज आज पिछड़ रहा है, शेड्यूल समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज वही हम लोग चिंतन कर रहे थे कि कल वही बसपा सरकार को 5 आदमी चलाने वाला आज 1 आदमी पर निर्भर हो गया, वो भी खत्म हो गया। जो राष्ट्रीय पार्टी रही आज खत्म हो गई। ऐसा चिंतन करने की ज़रूरत है और मनन करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत न बोलते हुए आज इस कारवां जो चल रहा है किसान मोर्चे का, मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए अपने बारी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।